ठीक है सर, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसोर्स एलोकेशन इन 5G। डाउनलिंक की बात करेंगे आज केवल, अपलिंक नहीं करेंगे, अपलिंक बाद में करेंगे। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली ये कवर करता है कि जो एलोकेशन हो रहा है, एलोकेशन कौन करता है, जी नोड भी करता है, अपलिंक के लिए भी, डाउनलिंक के लिए भी। तो जो एलोकेशन हो रहा है वो यूई को पता कैसे चल रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टॉप लेवल पे हमें पता है कैसे पता लगता है, डीसीआई से पता लगता है। अभी आज बात करेंगे कि डीसीआई में क्या फील्ड होते हैं और वो फील्ड कैसे पार्स होते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले मैं दो चीजें बताऊंगा। जो ग्रांट्स होती हैं, एलोकेशंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, डाउनलिंक में भी और एक्चुअली अपलिंक में भी। तो डाउनलिंक में वो दो टाइप कौन कौन से हैं? एक तो है, जब एलोकेशंस की बात कर रहे हैं, हाँ, तो एक तो है इसमें डायनेमिक एलोकेशन और दूसरा है एसपीएस। ठीक है, एक है डायनेमिक और एक है एसपीएस। एसपीएस यानी कि सेमी परसिस्टेंट शेड्यूलिंग। इस दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। डायनेमिक का मतलब होता है कि हम हर पीडीसीसीएच को मॉनिटर करेंगे, ठीक है, एवरी पीडीसीसीएच नीड्स टू बी मॉनिटर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर पीडीसीसीएच को हम ये देखेंगे कि उसमें कोई डीसीआई तो नहीं आया है, ठीक है। डीसीआई अगर आ गया उसमें तो उससे हम देखेंगे कि एलोकेशन कैसा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा है और टाइम डोमेन में कैसा, कहां पे एग्जैक्टली डेटा होगा, ठीक है। वो इसको बोलते हैं डायनेमिक, ठीक है। एक है सेमी परसिस्टेंट। सेमी परसिस्टेंट का मतलब क्या है कि शुरुआत में एक बार आरआरसी सिग्नलिंग के थ्रू ये बता दिया जाएगा कि आपके पास एसपीएस का ये कॉन्फ़िगरेशन है। क्या बता दिया जाएगा? एसपीएस का कॉन्फ़िगरेशन बता दिया जाएगा। उसके बाद डीसीआई का रोल केवल इतना होता है कि डीसीआई इसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेगा। क्या करेगा? अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन एक ये है, इसको ऐसे समझो कि जीएसएम जो था वो सर्किट स्विच नेटवर्क था। उसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन में एक पर्टिकुलर स्लॉट जो है वो परमानेंटली असाइन हो जाता था यूई को, ठीक है। तो वहां पे टाइमिंग जो थी वो फिक्स्ड थी पैकेट्स की। तो वहां पे एमएससी एक नोड होता है जिसके पास हर 20 मिली सेकेंड में वॉइस का एक पैकेट जाता था। अब अगर हम बात करेंगे एलटी से बात करेंगे, वॉइस कॉल या 5G वॉइस कॉल करेंगे, तो ये तो है नहीं कि 5G टू 5G होगा या 5G टू 4G होगा। 5G से 2G पे भी तो हो सकता है। तो 2G पे तो अभी भी ये कंस्ट्रेंट है, 20 मिली सेकेंड में पैकेट चाहिए ही चाहिए, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें जिसमें हमें रिसोर्स एक्सेस टेक्नोलॉजी जो है जीएसएम या ये, इन सब के बीच में इंटरवर्किंग चाहिए होती है। तो वहां पे अभी पुराने कंस्ट्रेंट यहाँ पे भी आ जाते हैं, सेम चले जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वीओएनआर करेंगे तो वीओएनआर की एक वो रहेगी, बाध्यता रहेगी, एक कंस्ट्रेंट रहेगा कि उसको भी हर 20 मिली सेकेंड पे वॉइस का पैकेट निकालना होगा। तो उस केस में वो एक यूज केस बनता है जहां पे हमें एसपीएस काम में आ जाता है। तो 20 मिली सेकेंड की पीरियोडिसिटी के साथ एक कॉन्फ़िगरेशन बना के हम आरआरसी में पकड़ा देंगे यूई को कि भाई इससे स्टार्ट करना है और इतनी इतनी पीरियोडिसिटी के बाद ये तुम्हारा फिक्स एलोकेशन रहेगा, फिक्स एलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। बार बार नहीं भेजना पड़ेगा डीसीआई, बस एक बार डीसीआई भेज के बताना पड़ेगा कि तुम्हारा एसपीएस का एलोकेशन एक्टिवेट हो गया, यूज कर सकते हो डाउनलिंक में। और फिर जब उसको रोक रहे होंगे तो एक डीएक्टिवेट का बता देंगे कि डीएक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि एलोकेशन के टाइप क्या है? डायनेमिक क्या है कि जब लगातार हमें पीडीसीसीएच रीड करना पड़ रहा है, एक डीसीआई एक एलोकेशन बताएगा, लेकिन एसपीएस में आरआरसी सिग्नलिंग हमें एक कॉन्फ़िगरेशन बता देगी कि ये एलोकेशन परमानेंटली तुम्हारा होगा कुछ टाइम के लिए परमानेंटली। इसीलिए सेमी परसिस्टेंट, कंप्लीटली परसिस्टेंट भी नहीं है, सेमी परसिस्टेंट। और वो कब चालू करना है कब बंद करना है वो डीसीआई से पता लग जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे दोनों ही केसेस में जब डीसीआई आता है ना तो वो दो टर्म्स यूज करता है, दो फील्ड्स यूज करता है ये बताने के लिए कि एलोकेशन एग्जैक्टली कहां पे है। अब अगर हम बात करें एलोकेशन की, ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, जितना भी काम होता है हम इतने सारे मैसेजेस की बात करते हैं बिटवीन लेयर्स। लेयर 1 के मैसेज हैं, लेयर 2 के मैसेज होते हैं, लेयर 3 के मैसेज होते हैं, वगैरह वगैरह। इन दी एंड जाते तो वो हवा पे, ठीक है, एयर पे जाते हैं, ओवर द एयर। एयर पे क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को हमने डिवाइड किया सब कैरियर्स में
और रिसोर्स ब्लॉक्स में इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, और सिंबल्स में इन टाइम डोमेन, सिंबल, स्लॉट, सब फ्रेम, फ्रेम, ऐसे। ठीक है, तो उसी का एलोकेशन करना है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में कितनी फ्रीक्वेंसी यूज करनी है और टाइम डोमेन में कितना टाइम यूज करना है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी डोमेन की जब बात होती है ना, तो हम बताते हैं किस टर्म्स में बताते हैं कि तुम कौन कौन से आरबीज लोगे, विच रिसोर्स ब्लॉक्स। और टाइम डोमेन में क्या बताते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स लेंगे, विच सिंबल्स। ठीक है, ये बताना है। तो ये बताते हैं डीसीआई में, टॉप लेवल पे तो हमें पता ही है। ठीक है, डीसीआई में किस में बताते हैं, डीसीआई में ये चीज हम बताते हैं, एक आईई होता है जिसको हम बोलते हैं एफडीआरए। ठीक है, एफडीआरए क्यों बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिसोर्स असाइनमेंट। इसी का एक और नाम है, ठीक है, जो कि काफी पॉपुलर और इंटरचेंजेबल तरीके से यूज होता है, आरआईवी। ठीक है, रिसोर्स इंडिकेटर वैल्यू। ठीक है, और सिंबल्स कौन से यूज करने हैं ये हम बताते हैं इन टीडीआरए, टाइम डोमेन रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, टीडीआरए एक वैल्यू होती है जो कि एक इंडेक्स होता है बेसिकली। वो इंडेक्स हमें पॉइंट करता है कहीं पे, वो कहीं मतलब आरआरसी में एक टेबल आती है, उस पे पॉइंट करता है कि इस टेबल का कौन सा पार्ट हमें उठाना है। उस पार्ट में मिलती है एक चीज कॉल्ड एसएलआईवी। इंटरचेंजेबल तरीके से लोग कई बार टीडीआरए को भी एसएलआईवी बोल देते हैं, पर ये डायरेक्टली एसएलआईवी नहीं होता। ये एक इंडेक्स होता है जो कि टेबल को पॉइंट करता है। उस टेबल में एक पर्टिकुलर फील्ड ऐसा होता है जो एसएलआईवी होता है। आरआईवी का मतलब था रिसोर्स इंडिकेटर वैल्यू, एसएलआईवी इज सिंबल स्टार्ट एंड लेंथ इंडिकेटर वैल्यू फॉर सिंबल्स, स्टार्ट सिंबल और कितने सिंबल चाहिए होंगे। यहां तक क्लियर है। बेसिकली हमें यह बताना है फ्रीक्वेंसी में कि कौन से आरबी चाहिए, वो बताता है एफडीआरए, जिसको रिसोर्स इंडिकेटर वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद टाइम में कहां भेजना है। ठीक है भाई, देखो ये हो गई ना फ्रीक्वेंसी ग्रिड। अगर हम बात करें तो एक बड़ी सी ग्रिड बन जाएगी। ये मान लिया पूरा फ्रेम था, ये पहला सब स्लॉट, 2 4 5 स्लॉट है। ठीक है, स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स के अंदर सिंबल्स भी होंगे, ये सिंबल्स हैं। ठीक है, यहां पे डीसीआई आया, कहां पे आया, पहले वाले में आ गया। ठीक है, अगर यहां पे डीसीआई आ गया, डीसीआई ने बोला कि डेटा भेज दो, डीसीआई बताएगा ना कहां भेज दो, तो कहां में, ये पूरी फ्रीक्वेंसी डोमेन है और ये टाइम में काफी सारे सिस्टम फ्रेम्स हैं। तो यहां पे एक वैल्यू वो इंडिकेट करेगा के नॉट, जिससे पहले तो ये पता लगेगा कि इसके बाद कितने स्लॉट्स के बाद डेटा आएगा। अगर के नॉट 0 है तो इसी में आ जाएगा, के नॉट 1 है तो इसमें आ जाएगा, 2 है तो इसमें आ जाएगा। मान लिया 2 है, इसमें डेटा आ रहा है, लेकिन इसमें पूरे में थोड़ी डेटा आएगा, हर एक यूई का कहीं पे होगा। मान लिया यहां पे आएगा, तो ये बताएगा कैसे हो, तो ये बताने के लिए 2 टर्म्स यूज करता है। तो ये स्टार्ट आरबी, और फिर स्टार्ट आरबी से ऊपर कितने हैं, ये वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ आरबीज, वो है इसमें पैक होके आएंगे। कैसे पैक होके आएंगे अभी देखेंगे। फिर साथ ही साथ बताता है टाइम डोमेन में भी बताना पड़ेगा भाई, पूरा तो घेरा नहीं, देखो यहां तक है, यहां तक था स्लॉट, तो पूरा कि इसमें भी 2 चीजें होंगी कि स्टार्ट सिंबल और फिर लेंथ कि कितने सिंबल तक आएगा। इन 4 चीजों में अगर आप देखो ध्यान से तो ये पूरा का पूरा आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो इन वैल्यूज से, इन 4 वैल्यू से, स्टार्ट आरबी, नंबर ऑफ आरबी, स्टार्ट सिंबल, नंबर ऑफ सिंबल से हमें पूरा आइडिया लग जाता है। और उसके लिए ये 2 फील्ड चाहिए होते हैं। यहां तक क्लियर है। अब हम आगे जाके देखेंगे कि इन दोनों फील्ड्स को हम पार्ट्स कैसे करते हैं, एग्जैक्टली हम कैसे पता लगाते हैं इससे कि स्टार्ट आरबी क्या है, नंबर ऑफ आरबीज कितने हैं, वगैरह वगैरह। पर उसके लिए अभी यहां तक क्लियर है। तो सर पहले पढ़ेंगे इन डिटेल टीडीआरए, ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे एफडीआरए। तो टीडीआरए से पता है हमें क्या पता लगता है, हमें एक तो पता लगता है टीडीआरए से कि हमारा स्लॉट ऑफसेट क्या है। स्लॉट ऑफसेट, ये स्लॉट ऑफसेट कुछ नहीं है, वही है के नॉट। तो देखो टीडीआरए में क्या होगा, टीडीआरए में एक इंडेक्स आएगा, मान लिया 0 1 2 3 इनमें से कुछ आता है। ठीक है,
जब मेरे पास आरआरसी की सिग्नलिंग आई होगी ना, आरआरसी की सिग्नलिंग सिब 1 में, किसमें, सिब 1 में, तो उसमें एक पैरामीटर होता है पीडीएसएच कॉन्फिग कॉमन में, पीडीएसएच कॉन्फिग कॉमन में एक टेबल आती है टीडीआर से रिलेटेड। उस टेबल में ना मल्टीपल वैल्यूज होती हैं भाई, एक वैल्यू, 3 सेट ऑफ वैल्यू इसमें होगा, 3 सेट ऑफ वैल्यू इसमें होगा, 3 सेट ऑफ वैल्यू इसमें होगा। ठीक है, अब सपोज किसी एग्जांपल में के नोट की वैल्यू आई है 1 डीसीआई में, ठीक है, टीडीआर की वैल्यू आई है 1 डीसीआई में, तो हम कौन सा उठाएंगे, ये वाली 3 वैल्यूज उठा लेंगे। ठीक है, ये 0 वाली छोड़ देंगे, 3 उठा लेंगे ये वाली। इसमें क्या क्या होगा, स्लॉट ऑफसेट के नोट, जो ये बताएगा कि अभी जब डीसीआई आया उसके कितने स्लॉट्स के बाद डेटा आएगा। ठीक है सर, एलटी में वैल्यू फिक्स होती थी 0। ठीक है, दूसरी चीज आएगी इसमें एसएलआईवी, जो ये बताएगा स्टार्ट सिंबल्स और नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं। ठीक है, और तीसरी चीज बताता है मैपिंग टाइप। ठीक है, मैपिंग टाइप ये डीएमआरएस से रिलेटेड होता है, और ये बताता है कि एस और एल यानी कि स्टार्ट सिंबल और लेंथ सिंबल के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस वैलिड हैं। ठीक है, कुछ चीजें बताता है। अब हम केवल इस पे फोकस करेंगे, हमारा आज का पर्पस ये है स्टार्ट सिंबल निकालना और ये निकालना कि कितने सिंबल्स हो सकते हैं। ठीक है, एक चीज और है, ये वाली जो टेबल होती है ना, ये वाली टेबल क्या होती है, ऑप्शनल होती है। क्या होती है जी, ये ऑप्शनल होती है। तो अगर नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, अगर नहीं आता है तो 3 स्टैंडर्ड टेबल्स होती हैं ए, बी और सी, उनमें से एक टेबल यूज करेंगे। और कौन सी टेबल यूज करेंगे, वो टेबल यूज करेंगे जब हमने पीबीसीएच पढ़ा होगा ना, तो उसमें कोरसेट मल्टीप्लेक्सिंग टाइप होता है, उसकी भी 3 वैल्यूज होती हैं 1 2 3, तो इनके बीच में 1 to 1 मैपिंग होती है। अगर वहां पे कोरसेट मल्टीप्लेक्सिंग टाइप 1 था तो ये वाली टेबल उठाएंगे, 2 था तो ये वाली टेबल उठाएंगे, 3 था तो ये वाली टेबल उठाएंगे, और अगर ये पैरामीटर प्रेजेंट है ऑलरेडी यहाँ पे तो इन सबको भूल जाएंगे और ये वाली टेबल उठाएंगे। क्लियर है, हमारे पास एसएलआईवी आ चुका है। अब एसएलआईवी से क्या निकालना है, स्टार्ट सिंबल और टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स, जो हमें इस पर्टिकुलर एलोकेशन के लिए, जिसके लिए डीसीआई आया है उसके लिए चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही साधारण सा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो बताता हूं। पहले ये बताएंगे कि हमें कोड कैसे करना है, फिर उसके बाद ये बताएंगे कि उसको डिकोड कैसे करना है। तो अगर हमारा जितने सिंबल हम दे रहे हैं -1, अगर ये 7 तक है, 1 हो सकता है, 0 तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ सिंबल 0 नहीं हो सकते। अगर 7 तक है, ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं एसएलआईवी के लिए, ये 14 इंटू L-1, L इज द नंबर ऑफ सिंबल्स और प्लस S। ठीक है, आई बात समझ में, ये आपका एसएलआईवी हो गया। ठीक है, तो अगर अदरवाइज ये लगा लेते हैं, इज इक्वल टू 14 इंटू 14 माइनस L+1 प्लस 14 माइनस 1 माइनस S। S इज द स्टार्ट सिंबल। समझ आ रहा है, एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया मेरे को स्टार्ट सिंबल रखना था 2 और टोटल लेंथ देनी थी 9, यानी कि सिंबल नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 माइनस 1 इज नॉट लेस देन 7। ठीक है, तो हम ये बनाएंगे, तो हमारा एसएलआईवी निकल के आएगा क्या, 14 इंटू, कैलकुलेटर निकाल लो भाई, 14 माइनस 9 प्लस 1 प्लस 14 माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया 14 इंटू 14 माइनस 9 इज 5 और प्लस 6 प्लस 14 माइनस 3 11, 14 84 85 95। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 95। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। S था हमारा 2, L था हमारा 5, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो एसएलआईवी क्या निकल के आएगा हमारा, अब की बार ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 14 इंटू 4 और प्लस 2 58। सही है, यहां तक सही है। अब हम एग्जैक्टली इसकी डीकोडिंग की बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, डीकोडिंग कैसे होगी, हमारे पास आया एसएलआईवी के पास,
यूई को ना एल पता है ना एस पता है, तो यूई इफ और एल्स कैसे लगाएगा, ये सबसे ज्यादा मतलब इसमें बस एक ट्रिकी पार्ट है। तो पहले तो सिंपल हम मैथमेटिक्स लगाएंगे। मान लिया यूई के पास आई वैल्यू 95, ठीक है 95। अब 95 पे ये वाला फॉर्मूला अगर लगाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले एसएलआईवी को डिवाइड करो 14 से। अगर मैं इसी में SLIV बाय 14 करता हूं तो ये तो 14 बाय 14 है, ये L माइनस 1 हो गया सीधे, और प्लस S बाय 14। छोड़ते हैं इसको, मैथमेटिक्स बहुत लंबा जाएगा। अभी के लिए मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना जाके। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर एक डिविडेंड है उसको हम किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो इंटू क्यू प्लस आर, ये रिमाइंडर थ्योरम है कि ये हमेशा रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो हमारा एसएलआईवी हमें अगर मिला है, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट जो है वो ये वाला पार्ट होना चाहिए और रिमाइंडर जो है वो ये वाला पार्ट होना चाहिए। अगर आप इक्वल टू करके मैथमेटिक्स वगैरह भी लगाओगे ना इस पे सही से, तो वही चीज निकल के आएगी। तो बेसिकली हम इसमें कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं, सिंपली एसएलआईवी को डिवाइड कर देते हैं 14 से। 14 है ना डिवाइजर दोनों केस में, और इस वैल्यू को हम मान लेते हैं कि ये L-1 है, क्योंकि S बाय 14 करोगे तो वो तो 0 हो जाएगा। इसको अलग अलग करोगे, इसको 14 से डिवाइड करोगे पूरा डिवाइड होकर L-1 बचेगा, और S को डिवाइड करोगे 14 से तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट सिंबल तो 14 से हमेशा कम ही कम होगा, ठीक है, और इंटीजर वैल्यू है तो 0 ही आएगा हमेशा, तो इसलिए डिवाइड करके हमेशा L-1 बचता है, ठीक है। और अगर मॉड्यूलो करोगे तो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर S है, इसमें तो कुछ मॉड्यूलर बचेगा नहीं, ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसमें पूरा का पूरा S ही बचेगा क्योंकि 14 से छोटा है, ठीक है। तो L भी निकल गया, अब इस 1 को इधर ले जाओ +1। तो अगर हमारे पास SLIV फॉर एग्जांपल 58 आया था, तो 58 बाय 14 इज 56, 4 + 1 5 थ्रो कर दिया इसने, और S क्या थ्रो कर दिया इसने, 14 4 56, 2 रिमाइंडर बचेगा S। ठीक आया, बिल्कुल एकदम सही आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम यही वाला फॉर्मूला अगर उस पे लगाते हैं ना 95 वैल्यू पे, तो लगाओ 14 6 84, 84 5 और 4 9 9 तो ये आएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा, 6 आएगा ना सर, 6 + 1 हाँ 7 आ गया। तो स्टार्ट आर बी 7 और नंबर ऑफ आर बी 9, तो ये तो गड़बड़ हो गई है ना। इस गड़बड़ को ट्रैक करने का एक तरीका होता है कि सिंपल इसको प्लस कर दो। अगर ये स्टार्ट आर बी है, स्टार्ट सिंबल है और ये लेंथ ऑफ सिंबल है, तो इसका मतलब हम क्या क्या सिंबल यूज कर रहे हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, लेकिन सिंबल तो 0 से 13 तक ही होते हैं, तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन सही नहीं है। तो इस केस में हम कौन सी कैलकुलेशन लगाते हैं, इस केस में हम फिर ये मतलब इंडिकेशन है एक कि अगर ये वाला फॉर्मूला लगा के ठीक नहीं आ रहा ना +1 वाला, तो ये एक इंडिकेशन है कि ये वाली जब एनकोडिंग हुई थी तो ये वाला फॉर्मूला लगा था, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अगर आप डिवाइड बाय 14 करोगे तो क्या बचेगा, 14 - L + 1 यानी कि 15 - L, तो L क्या हो गया, 15 माइनस दिस, ठीक है। SLIV बाय 14 कितना बन रहा था, 6 15 - 6 इज 9। आपकी लेंथ सही आ गई। ऐसे ही SLIV मॉड्यूलर 4 क्या हो जाएगा इस केस में, 14 - 1 - S यानी कि 13 - S, तो S क्या हो जाएगा, 13 माइनस दिस, S will be 13 माइनस SLIV मॉड्यूलो 4। तो SLIV मॉड्यूलो 4 कितना बन रहा था, 9, 13 माइनस 9 इज 9, 15 माइनस था शायद, कुछ गड़बड़ कर गया मैं, 13 माइनस S था ना ये, 13 माइनस
मॉड्यूलो 14 मॉड्यूलो 14 84 11 13 माइनस 11 2 11 था ना। ऐसा लाइव कितना 95 14 6 84 11 गलत कैलकुलेट किया था तो 2 अब सही आ गया। तो इस तरह से हम डिकोड करेंगे कि पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला लगा करके अगर s प्लस एल का सम मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल्स से ज्यादा हो गया है तो वो इंडिकेशन है कि इस वाले से एनकोडिंग हुई थी। यहां तक क्लियर है? सही है सर? तो इसके बेस पर थोड़ा सा होमवर्क भी डिसाइड होगा अभी थोड़ी देर में, इसी कैलकुलेशन के बेस पे बिल्कुल। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि हमने एक ही फॉर्मूला क्यों नहीं रखा, दो क्यों नहीं रखे? तो उसका कारण ये है कि अगर हम एक ही रखते हैं ना तो एनकोडिंग के लिए बिट्स ज्यादा चाहिए होती है, ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए बीच की जो वैल्यूज बचती चली जाती है ना, उनको यूज करने के लिए ये दो रखे गए हैं। तो अगर आप कोई एक पकड़ोगे ना, 2-4 कॉम्बिनेशन अगर पकड़ोगे और उसको कैलकुलेट करोगे तब ये क्लैरिटी के साथ दिखने लगता है कि हाँ ये क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली। वरना ये वाली जो वैल्यू है बहुत बड़ी होने लगती है 14 इंटू एल माइनस 1। तो इसमें 14 माइनस ये देखोगे तब समझ आएगा अगर कुछ चीजें करके मल्टीप्लिकेशंस। तो हमने ये पता लगा लिया, टाइम डोमेन में पता लगा लिया कौन से सिंबल से स्टार्ट हो रहा है, कौन से सिंबल तक का एलोकेशन है। ये सही है। अब आ जाते हैं सिमिलरली हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में पता लगाना है अगर कि हमारा किस तरीके का एलोकेशन है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एफडीआरए। अभी तो टीडीआरए की बात कर रहे थे ना, एफडीआरए का एक और नाम मैंने क्या बताया था, आरआईवी, रिसोर्स इंडिकेटर वैल्यू। अच्छा, एलटीई में क्या है कि एलटीई में केवल आरआईवी होता था, एलटीई में टीडीआरए नहीं होता था, एसएलआईवी नहीं होता था, क्योंकि उसमें फिक्स होता था कि पूरा का पूरा सब फ्रेम एलोकेट होता है 14 के 14 सिंबल्स। तो वो एक डिफरेंस है यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि इसमें आरआईवी को पार्स करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। इन दो तरीकों को बोलते हैं रैट टाइप्स, रिसोर्स एलोकेशन टाइप्स। तो एक होता है रैट 0, रिसोर्स एलोकेशन टाइप 0, और एक होता है रैट 1। पहले 0 पढ़ लेते हैं। तो 0 में क्या होता है ना कि आर जो एलोकेशन होता है वो आरबी की टर्म में नहीं होता, इसमें एलोकेशन हैपेंस इन टर्म्स ऑफ आरबीजी, ठीक है, आरबीजी की टर्म्स में होता है। आरबीजी यानी कि रिसोर्स ब्लॉक ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, कुछ रिसोर्स ब्लॉक को मिलाकर के ग्रुप बना दिया जाता है। एक डिफरेंस जो आरआईवी में और टीडीआरए में है वो ये कि इसकी लेंथ भी ना फिक्स नहीं होती, वेरिएबल होती है। इस फील्ड की लेंथ वेरिएबल है। क्वेश्चन है क्यों? ठीक है, एफडीआरए की लेंथ वेरिएबल है, टीडीआरए की फिक्स होती है, आई थिंक 4 बिट्स, नॉट श्योर, पर शायद 4 बिट्स होती है। ऐसा क्यों, वो मैं बताता हूं क्यों, ठीक है। जैसे टाइम डोमेन में सिंबल्स कितने होते हैं एक स्लॉट में, 14, ये फिक्स है, ठीक है, 14 है, ये फिक्स है। तो मैक्सिमम 14 है और मिनिमम भी 14 है, आगे पीछे नहीं हो रहे, ठीक है। इसलिए टीडीआरए को हम फिक्स रख सकते हैं। लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन इन इटसेल्फ इज वेरिएबल। तो होता क्या है कि 16 आरबी से एक ग्रुप बनता है, 1 आरबीजी, एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ पार्ट जो आपको असाइन हुआ है ना, उसके साइज के ऊपर ही डिपेंड करता है। किसी किसी केस में हमारा जो है, हमारे यहाँ सिस्टम में 273 हम आरबीज यूज करते हैं, तो इसमें लाई करते हैं, तो हमारा 16 का होता है, ठीक है। कुल मिलाकर के तुम फिर 16 से डिवाइड करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि 273 के लिए टोटल 17 आरबीजी हमारे पास हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? लेकिन हो सकता है कि किसी बैंडविड्थ पार्ट में जो आरबीजी का साइज है वो छोटा हो, वो 4 आरबीज हैं और 1 आरबीजी है, ठीक है। और उस बैंडविड्थ के मतलब फिर वही जब पूरी बैंड टोटल नंबर ऑफ आरबीजी से इसको डिवाइड करके निकालोगे कि कितने टोटल आरबीजी हुए, तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर में 12 आरबीजी हो, ठीक है, हो सकता है किसी में 9 आरबीजी हो। एक्चुअली वेल डिफाइंड वैल्यूज होती है, मुझे भी याद नहीं आ रही, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आरबीजी का नंबर भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो रेट 0 में इंडिकेट पता है कैसे होते हैं, आरआईवी को हम उसमें बाइनरी फॉर्मेट में देखते हैं, डेसिमल फॉर्मेट में नहीं देखते। तो मान लिया 9 आरबीजी हैं, तो B0 B1 ये बिट्स हैं,
B8, इनमें जो जो बिट सेट होगी, नौ बिट्स हैं, जो जो बिट सेट होगी वो वाला आरबीजी एलोकेटेड है, बाकी आरबीजी एलोकेटेड नहीं है। तो सपोज अगर किसी सिस्टम में 9 आरबीजी बन रहे हैं तो कितनी बिट्स चाहिए हमें कोड करने के लिए? 9 ही चाहिए। 17 बनने हैं तो 17 चाहिए, 12 बनने हैं तो 12 चाहिए, एंड दैट इज वाई ये फील्ड वेरिएबल हो जाता है। अगर बीडब्ल्यूपी का साइज ही बहुत कम है, उसमें आरबीजी बहुत कम है, तो हम ज्यादा बिट्स भेजने की जरूरत क्या है, हम कम बिट्स भेजेंगे, है ना। तो उसी की वजह से ये वाला फील्ड वेरिएबल हो जाता है, और यहाँ पे एलोकेशन आरबीजी की टर्म्स में होता है, रेट 0 में। इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक इसमें ये है कि अगर हमें डेटा थोड़ा भी है ना तो भी 3 असाइन हो जाएंगे। मान लिया जरूरत हमें 1 आरबी की थी एलोकेशन में, लेकिन फिर भी 3 असाइन हो जाएंगे। नहीं सॉरी, मतलब गलत बोल गया। हाँ, हमें 1 आरबी की जरूरत थी मान लिया, और आरबीजी जो है वो हमारा 16 आरबी का है, तो 15 आरबी बेकार चले जाएंगे। आरबीजी की टर्म्स में हो रहा है एलोकेशन, ठीक है, समझ रहे हो आपको। 16 आरबी का 1 आरबीजी बन रहा है। मान लिया हमारा डेटा इतना था कि हमें 18 की जरूरत थी, लेकिन हमें एलोकेट कितने होंगे? 32, क्योंकि या तो 16 हो सकते हैं या 32 हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये ड्रॉबैक हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमारे पास क्या आता है? रेट 1, ठीक है। रेट 1 में जो एलोकेशन होता है वो आरबी की टर्म्स में होता है, आरबीजी की टर्म्स में नहीं होता, ठीक है, आरबी की टर्म्स में होता है। लेकिन अगेन इसमें भी ये पार्ट वेरिएबल ही रहेगा। हाँ जी सर। 273 आरबी, हाँ, कितना कितना आरबीजी? 2 आरबीजी? नहीं 273 आरबी जब होते हैं तो स्पेक ये कहता है कि आरबीजी जो है वो 16 आरबी का होगा। ओके, तो ये तो और एक बढ़ गया ना, और एक आरबी 17 आरबी है सर। अगर 273 आरबीज हैं तो स्पेक ये कहता है कि 16 आरबीज का एक आरबीजी होगा, ठीक है। तो 16 इंटू 16 कितना होता है? 256। 256 और 16 272, ठीक है। तो 18 आरबी हो गए ना टोटल। टोटल 18 आरबीजीज हो जाएंगे उस केस में। नॉट टू वरी, ऐसे हमारे सिस्टम में ये यूज नहीं होता, रेट 0 यूज नहीं होता, मैंने कहीं यूज होते नहीं देखा। ओके, तो अब इसमें आ जाते हैं। इसमें एलोकेशन जो है रेट 1 में आरबीज की टर्म में होता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी ये वेरिएबल ही होता है रिसोर्स फील्ड, क्योंकि अगेन बैंडविड्थ वेरिएबल है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ज्यादा बड़ा नंबर होगा तो ज्यादा बिट्स चाहिए, छोटा होगा तो छोटा चाहिए। टीडीआरए में फिक्स था 14 ही सिंबल होते हैं, तो वो वहां पे फिक्स रहता है। अच्छा, इसमें एलोकेशन कैसे होता है? तो इसमें एलोकेशन स्टार्ट आरबी और नंबर ऑफ आरबीज, मान लिया ये 2 चीजें बतानी है तो 2 चीजों को एक ही चीज में कोड करके बताता है वो। जैसे वहां पे स्टार्ट सिंबल और नम सिंबल थे, यहां पे स्टार्ट आरबी और नंबर ऑफ आरबी बताता है। कैसे? इन दोनों को मर्ज करके एक ही फील्ड बताता है, आरआईबी, यानी कि एफडीआरए। और वो आरआईबी आता कैसे है? अगर L-1 लेस देन और इक्वल टू है नंबर ऑफ आरबीज इन द बीडब्ल्यूपी, जो भी बीडब्ल्यूपी असाइन है पाई 2 के फ्लोर से लेस देन और इक्वल टू अगर है, तो आरआईबी की वैल्यू होगी जो भी बीडब्ल्यूपी का साइज है इंटू L-1। L है आपका नंबर ऑफ आरबीज प्लस S है तुम्हारा स्टार्ट आरबी। अगर आप देखो तो ये वही एग्जैक्ट इक्वेशन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले करी है, बिल्कुल वही है सेम। अदरवाइज आरआईबी हो जाएगा यही बीडब्ल्यूपी साइज और बीडब्ल्यूपी साइज माइनस L प्लस 1 प्लस बीडब्ल्यूपी साइज -1 माइनस S इज स्टार्ट आरबी। एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपने एसएलआई भी ढंग से समझाए ना, तो वहां पे क्या करते थे? 14 से डिवाइड करते थे। यहां पे जो भी आपको असाइंड है क्या कहते हैं बीडब्ल्यूपी,
उसका जो साइज है इन टर्म्स ऑफ आरबी उससे डिवाइड करोगे तो L-1 मिलेगा। हाँ, डिवाइड करोगे तो L-1 मिलेगा, मॉड्यूलो करोगे तो S मिलेगा। ठीक है, उससे L और S निकाल लो। L और S को प्लस करके देख लो, अगर प्लस करके वो BWP साइज से बड़ा हो गया तो इसका मतलब कि ये वाली इक्वेशन लगानी है, और अगर प्लस करके BWP साइज के अंदर ही रहा तो इसका मतलब डिकोड करने के लिए ये वाली इक्वेशन लगानी है। सिमिलरली जी नोट भी, तो जी नोट भी तो पहले से पता होगा, जी नोट भी तो ये वाली कंडीशन पढ़ लेगा। जी नोट भी को पता है ना कि मैं कितना बड़ा वो देख रहा हूँ, उसके पास L है। डिकोडर के लिए प्रॉब्लम होती है, उसके पास L नहीं है, तो उसके लिए वो वाली बाउंड्री कंडीशन काम आती है। तो इस तरीके से बेसिकली हमने 4 चीजें पता लगा ली, TDRA से स्टार्ट सिंबल, नंबर ऑफ सिंबल्स, FDRA से स्टार्ट आरबी और नंबर ऑफ आरबी, और हमें कंप्लीट एलोकेशन की पिक्चर फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन में मिल गई है। तो ये है डाउनलिंक का। अपलिंक भी सेम ही होता है मोर और लेस। हाँ जी सर। BWP साइज राइट? हाँ जी, BWP साइज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आरबी। वो कहां से मिलेगा सर BWP तो असाइन होता है ना शुरू में ही। वो कुछ RS पैरामीटर में आता है क्या? हाँ, RRC पैरामीटर में आपको BWP मिलता है ना असाइन। एक्टिव BWP कौन सा रहेगा? एक्टिव BWP और एक्टिव BWP का एक BWP टू एड मॉड लिस्ट होती है, उसमें ना सारे BWPs की लिस्ट होती है, और उसमें BWPs का साइज भी होता है, और उस लिस्ट का इंडेक्स इंडिकेट हो जाता है एक्टिव BWP ID नाम का एक IE होता है उसके थ्रू RRC में, कि ये वाली ID जो लिस्ट मैंने भेजी है उसमें से ये वाली ID वाला अप्लाई कर लो, तो उसमें BWP का साइज भी रहता है। तो यही है आज के लिए मेरे पास यही था। इसमें हमें काफी उलझ रहे थे हम रिसेंट टाइम्स में, इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स भी आ रही है, बग्स भी आ रहे हैं, तो मैंने इसलिए ये टॉपिक उठाया था अभी आज। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो अभी भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। है सर कुछ? अभी तो क्लियर है। ठीक है सर, तो फिर कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हो। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लेयर 2 के पर्सपेक्टिव से, तो मैं बोलूंगा इसको ध्यान दें। हो सके तो दोबारा भी वीडियो देख ले, मेरे व्यूज भी बढ़ जाएंगे। एनीवेज दिस इज इट। हाँ, यही है बस आज। थैंक यू।